गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब हम कंटिन्यू करेंगे रेशियो एनालिसिस का आगे का भाग। तो इसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। इसमें दे रखा है निम्न समकोण से चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो। इससे पहले हमने करंट रेशियो के तीन एग्जांपल्स देख चुके हैं किस तरह फाइंड करते हैं। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या फिगर दे रखी है। पहला है वर्किंग कैपिटल 2 लाख की, टोटल डेप्ट 4,50,000 का, लॉन्ग टर्म डेप्ट बराबर 2.5 लाख का। तो यहाँ क्लियरली आपको करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी नहीं दे रखी और ना ही उनके घटक दे रखे हैं इसमें जिससे करंट असेट्स बनता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें सबसे पहला काम है कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी फाइंड करनी है। तो करंट असेट्स का फॉर्मूला देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है, किस तरह बनेगा। जब वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो करंट असेट्स किस तरह फाइंड करना है। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा करंट असेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल ऊपर दे रखी है, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि करंट लाइबिलिटी कहाँ भी नहीं दे रखी, तो वो कैसे फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला देखो, जब करंट लाइबिलिटी कैसे बनती है, आप टोटल डेप्ट जो यहाँ दे रखा है, टोटल डेप्ट में से अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी मिल जाएगी। तो टोटल डेप्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म दे रखी है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म, टोटल में से लॉन्ग टर्म घटाएंगे तो शॉर्ट टर्म मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस किए तो 2 लाख की करंट लाइबिलिटी मिली। अब इस 2 लाख को यहाँ करंट लाइबिलिटी में पुट करेंगे या फिगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये रिवर्स जाएगा, ये पूरा शुरू से एंड नहीं जाएगा, ये एंड से ऊपर जाएगा। इस तरह आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जब वर्किंग कैपिटल दे रखी है, क्लियरली करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी नहीं दे रखी, तो इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर करके फिगर्स रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको करंट लाइबिलिटी मिली, फिर करंट लाइबिलिटी को इस करंट असेट्स वाले फॉर्मूले में रखा। तो वर्किंग कैपिटल 2 लाख के ऊपर दे रखी है, प्लस ये करंट लाइबिलिटी 2 लाख की निकली है, तो टोटल करंट असेट्स हो गया 4 लाख का। अब 4 लाख को हम अपने फॉर्मूला में रखेंगे, तो करंट असेट्स हो गए 4 लाख के, करंट लाइबिलिटी हो गई 2 लाख की। तो रेशियो जो हमारा बन रहा है वो 2:1 का जो स्टैंडर्ड रेशियो है वही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये सोल्यूशन हुआ। अब इसको मैं क्लीन कर देती हूँ मार्क को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, त्वरित अनुपात या अम्ल परख अनुपात। तो ये क्या है, त्वरित अनुपात या अम्ल परख अनुपात, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। क्या है एसिड टेस्ट, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो किसको कहते हैं। तो अर्थ देखो, त्वरित अनुपात क्विक रेशियो को अम्ल परख अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो व तरल अनुपात लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। ये 3 नाम में से अगर कोई भी नाम आपको वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो इसका मतलब ये सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ठीक है, फिर यह अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि यदि संस्था को अपने चालू दायित्वों का तुरंत अथवा निकट भविष्य में बहुत शीघ्र भुगतान करना पड़े तो वह भुगतान किया जा सकता है या नहीं। तो करंट रेशियो में हमने क्या देखा कि 1 साल के अंदर ही, 1 साल या 1 साल के अंदर ही जिनका पेमेंट करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करना है वो उसकी बिजनेस की कैपेसिटी है या नहीं है, उससे करंट रेशियो से उसका आइडिया लगता है। ठीक है, और इसमें यह है कि उससे भी शॉर्ट, बहुत ही शीघ्र, ठीक है, उससे भी अर्जेंट अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बिज़नेस कोई बिजनेस मैन उसको पेमेंट कर सकता है या नहीं। तो त्वरित अनुपात त्वरित संपत्तियों या चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है। सूत्र देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, क्विक और लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी। तो क्विक करंट लाइबिलिटी तो सेम है, सेम उसी फॉर्मूले की तरह,
ऊपर करंट असेट्स की जगह आ रहा है तुम्हारा क्विक असेट्स। अब क्विक असेट्स का क्या मतलब है, तो क्विक असेट्स में यहाँ होगा करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट्स में से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कोई है तो वो माइनस करना है। उसके अलावा जो करंट असेट्स बच रहे हैं इसका मतलब वो क्विक असेट्स है, क्योंकि इसमें लॉजिक ये दिया जाता है कि स्टॉक को माइनस क्यों कर रहे हैं। स्टॉक को इसलिए माइनस कर रहे हैं कि जो गोदाम में अब माल पड़ा है तो वो जब आपको किसी को पेमेंट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक आपका तुरंत की तुरंत सेल हो जाए। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं करता है कि आप चाहो और तभी वो सेल हो जाए। अगर ऐसा होता तो वो स्टॉक में नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए एक तो स्टॉक को माइनस करते हैं और एक है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, ठीक है, तो वो रिटर्न थोड़ी होगा। आपने जिस एक्सपेंस पे खर्चा कर चुके हो तो वो कर चुके हो, ठीक है, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा आपके। आगे देखो कुछ तो आपका फॉर्मूला क्लियर है आपको, क्विक और लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक असेट्स का करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, फिर कुछ विद्वान त्वरित अथवा तरल अनुपात की गणना के लिए चालू दायित्वों के स्थान पर त्वरित चालू दायित्वों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्विक असेट्स का प्रयोग किया जा रहा है करंट असेट्स की जगह, वैसे ही क्विक लायबिलिटी का भी प्रयोग कर रहे हैं कोई कोई करते हैं। तो अब देखो, और इसके लिए प्राय उन चालू दायित्वों को कुल चालू दायित्वों से हटा दिया जाता है जिनका भुगतान 6 माह या अधिक समय बाद किया जाना है। मतलब यहाँ लॉजिक 6 महीने वाला दे रहे हैं कि अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम है पे करने के लिए तो उनको आप क्विक लायबिलिटी में नहीं लोगे। मतलब 6 महीने या 6 महीने से कम वाली आप यहाँ ले रहे हो, 6 महीने से कम वाली, 6 महीने से कम वाली जो लायबिलिटी है जो पे करनी है 6 महीने के अंदर अंदर जो पे करनी है उसको आप क्विक लायबिलिटी में लोगे। ठीक है, तो बैंक अधिवर्ष भावी कर फ्यूचर टैक्स आदि त्वरित दायित्व होते हैं, अतः सूत्र निम्नांकित प्रकार होता है। देखो वापस पढ़ रही हूँ, बैंक अधिक वर्ष भावी कर फ्यूचर टैक्स आदि अत्वरित, मतलब ये क्विक लायबिलिटी नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का टाइम आपके पास होता है, तो इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ दोबारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्विक और लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। फिर आगे नोट देखो, नोट क्या बता रहे हैं, नोट देखो, पुस्तक में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में पूछे गए, पुस्तक में प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में पूछे गए प्रश्नों में इसी सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को हल किया गया है। विद्यार्थी सुगमता के लिए टोटल करंट लायबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अच्छा हो तो यदि वे क्विक लायबिलिटी की पहचान कर सके तो क्विक लायबिलिटी का ही उपयोग करें। मतलब प्रेफरेबल आप करंट लायबिलिटी दे रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप क्विक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी की जगह क्विक लायबिलिटी लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चालू अनुपात एवं त्वरित अनुपात में अंतर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता रहा है। तो आपको वैसे तो समझ में आ गया कि ये 6 महीने वाला डिफरेंस है, और वहाँ करंट लायबिलिटी में जैसे वो हटा रहे हैं कि वो अपने हैंड में नहीं है कि अपन तुरंत बेचें और पैसे इन कैश कर लें इस तरह। ठीक है, फिर भी इसको देखो कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। सॉरी, चालू अनुपात व त्वरित अनुपात में अंतर। चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर यह है कि चालू अनुपात की गणना इस आधार पर की जाती है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का शोधन आगामी 1 वर्ष में कर सकेगी या नहीं, जबकि त्वरित अनुपात की गणना इस आधार पर की जाती है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का तुरंत अल्प समय बाद भुगतान कर सकेगी या नहीं। तुरंत या कुछ समय, ठीक है, तुरंत या कुछ अल्प समय बाद भुगतान कर सकेगी या नहीं, एकदम अर्जेंटली। ठीक है, चालू अनुपात में
चालू संपत्तियों के अंतर्गत स्टॉक इन्वेंट्रीज, देखो वापस रीड कर रही हूँ, चालू अनुपात में चालू संपत्तियों के अंतर्गत स्टॉक इन्वेंट्रीज एवं पूर्व दत्त व्ययों प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी शामिल कर लिया जाता है, जबकि स्टॉक न्यूनतम तरल संपत्ति होता है। न्यूनतम होता है मतलब उसकी पॉसिबिलिटी तुरंत इनकैश होने की बहुत कम होती है, तथा जिन व्ययों का भुगतान अग्रिम कर दिया गया है उन्हें पुनः वसूल नहीं किया जा सकता। ऑब्वियस है, एक बार पेमेंट हो चुका है तो वो वापस, चाहे एडवांस में कर रखा है लेकिन एडवांस वाला वापस नहीं होगा, एडजस्ट ही होते हैं। इन कैश कोई नहीं देता रिटर्न उसके लिए, ऐसा प्रैक्टिस में नहीं है, बाकी करने को कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक एक तो तरल कम होता है, दूसरे उसके मूल्यों में परिवर्तन भी की संभावना भी रहती है। स्टॉक में फैशन आउट होने का ये सब चक्कर रहता है, या तो माल ही ख़राब हो गया है या वो फैशन से ही आउट हो गया है। ठीक है, अतः चालू अनुपात द्वारा प्रदर्शित तरलता स्थिति अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती है जा सकती। चालू अनुपात की इस कमी को दूर करने के लिए ही त्वरित अनुपात क्विक रेशियो का प्रयोग किया जाता है। त्वरित संपत्तियों में स्टॉक एवं पूर्व दत्त व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। त्वरित संपत्तियों में स्टॉक एवं पूर्व व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। अब देखो आदर्श अनुपात, इसका आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए क्विक रेशियो का, तो यह अनुपात 1:1 का आदर्श या प्रमाप माना जाता है। अतः यदि तरलता अनुपात 1:1 या इससे अधिक हो तो संस्था की चालू वित्तीय स्थिति या अल्पकालीन शोधन क्षमता होगी। इसके विपरीत यदि अनुपात 1:1 से कम हो तो संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता कम मानी जाएगी। ठीक है, तो 1:1 या उससे ऊपर हो तो ये अच्छा माना जाएगा, और 1:1 से कम है तो वो क्विक रेशियो के सेंस में सही नहीं। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, निर्वचन क्या दे रखा है, इस अनुपात का निर्वचन आदर्श अनुपात की सीमाएं 1:1 या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में प्रचलित इस अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। सामान्यतः 1:1 का अनुपात सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि यह बताता है कि प्रत्येक 1 रुपये के चालू दायित्व के भुगतान के लिए संस्था के पास 1 रुपये की त्वरित चालू संपत्ति है। मतलब आपकी लायबिलिटी 1 रुपये है और आपके पास उसको पे करने के लिए जो करंट एसेट्स है, क्विक एसेट्स है, वो भी 1 रुपये का है, तो वो सबसे बेस्ट है। अब देखो, अर्थात संस्था अपने चालू दायित्वों का भुगतान तुरंत कर सकती है, जो कि एक सुदृढ़ शोधन क्षमता का प्रतीक है। इससे संस्था की साख में वृद्धि होती है। तो अगर आप अपना उधार नहीं रखोगे या बहुत इजीली पेमेंट करने की क्षमता रखते हो तो उससे आपकी गुडविल मार्केट में बढ़ेगी। त्वरित अनुपात द्वारा चालू अनुपात की तुलना में संस्था की अधिक परिशुद्ध जांच की जा सकती है। देखो वापस रीड कर रही हूँ, त्वरित अनुपात द्वारा चालू अनुपात की तुलना में संस्था की अधिक परिशुद्ध जांच की जा सकती है, क्योंकि इस अनुपात में स्कंद एवं पूर्व दत्त व्ययों को चालू संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। चालू अनुपात की तुलना में तरल अनुपात का अधिक होना न्यून स्कंद को दर्शाता है तथा कम होना अधिक स्कंद को की मात्रा बताता है। इसीलिए त्वरित अनुपात संस्था के अल्पकालीन दायित्वों का अल्पकालीन संपत्तियों से भुगतान करने की क्षमता की अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो करंट रेशियो से क्विक रेशियो वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है। संक्षेप में त्वरित अनुपात तथा तरल अनुपात का महत्व निम्न है। यह व्यवसाय की अल्पकालीन शोध क्षमता का वास्तविक परिचायक है। ठीक है, फिर 1:1 से अधिक का अनुपात सुदृढ़ वित्तीय स्थिति तथा 1:1 से कम का अनुपात विकट वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। वित्तीय संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपात होता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अनुपात होता है। यह तरलता के माप का अधिक कठोर प्रमाप है। यह फर्म की अल्पकालीन संपत्तियों से फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की अधिक अच्छी क्षमता का माप प्रस्तुत करता है। यदि चालू अनुपात 2:1 से अधिक हो तथा त्वरित अनुपात 1:1 से कम हो तो यह अत्यधिक सामग्री को व्यक्त करता है। ये चीज़ समझ रहे हो, 2:1 से अधिक आपका करंट रेशियो आ रहा है
और फिर आपका जो क्विक रेशियो है वो 1:1 से कम आ रहा है, इसका मतलब जो ये डिफरेंस वो क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? स्टॉक की वजह से हो रहा है। तो आपका स्टॉक इसमें करंट असेट्स में ज़्यादा इंक्लूडेड है, ये शो करता है इसे। ठीक है, और यह गुणात्मक प्रकृति का माप है। ठीक है।